हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन के 9 बेसिक एंट्रीज जो कि हर प्रॉब्लम में होते हैं, डिसोल्यूशन के एवरी सिंगल प्रॉब्लम में वो 9 जनरल एंट्रीज होते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि जो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो में बेसिक नॉलेज मैंने ऑलरेडी दे रखा था कि कितने जनरल एंट्रीज होते हैं, कैसे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम हर एक जनरल एंट्रीज के पोस्टिंग्स और उसके पीछे का लॉजिक स्टेप बाय स्टेप समझ लेने वाले हैं। आपसे बस ये एक्सपेक्टेड है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मेट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो आपको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा प्रैक्टिकल सेगमेंट में, और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं पोस्टिंग करते जाऊंगा वैसे वैसे आपको भी पोस्टिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप देख रहे हो वो तो समझ में आएगा, लिखने से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट जो वीडियो लेक्चर नंबर 3 था वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को क्लोज करके पार्ट नंबर 3 देख लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके चेक कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के फर्स्ट एवर प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने डिसोल्यूशन का उतना कुछ पढ़ा नहीं था तो प्रैक्टिकल सेगमेंट हम नहीं स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन लास्ट 3 लेक्चर्स में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट सिलेबस हम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जनरल एंट्रीज बताई दी थी, जैसे कि आप देख सकते हो फॉर्मेट्स बता दिया था। एक बेसिक फॉर्मेट्स है, जैसे रिलायशन पे डीआर पे कौन से ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है, सीआर पे कौन सा होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट पे लिखा था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ये जो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स है, ये क्यों भी कोई ट्रांजेक्शन या कोई भी अकाउंट डेबिटेड होता है, क्यों कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखेंगे और जनरल एंट्रीज भी देखेंगे आज के लेक्चर्स में हम। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक 8 जनरल एंट्रीज मैंने निकाले बेसिक्स, जैसे सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज, एसेट रिलेटेड लाइबिलिटीज पेड, एसेट्स टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, रिलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिलेशन का लॉस। ये बेसिक 8 एंट्रीज है। इन 8 में से मैक्सिमम 7 एंट्रीज हर एक प्रॉब्लम में होता है। सर 7 में क्यों? क्योंकि एक तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से एक होगा, इसलिए 7 एंट्रीज कंपलसरी एवरी प्रॉब्लम ऑफ डिसोल्यूशन, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, कौन सा ही बोर्ड का हो, 7 एंट्रीज होंगे। तो वो पहले 7 एंट्रीज हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है ताकि रिकॉर्ड कर सकूँ स्टेप बाय स्टेप और आपको पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको जो प्रॉब्लम दिया होता है एग्जाम में आपको, तो वो ऐसा प्रॉब्लम होता है जहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया जाता है, एक बैलेंस शीट दिया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सन्ड्री लायबिलिटी एसेट्स की जनरल एंट्री से। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स की जनरल एंट्रीज। अब सन्ड्री एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी एसेट्स आपके बिजनेस में है, वो एसेट्स बेचने से पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके पास टोटल कितने के एसेट्स है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी एसेट्स आप बैलेंस शीट में देख रहे हो, क्वेश्चन में जितने भी एसेट्स आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देख रहे हो, ये सारे के सारे एसेट्स आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का है। ये सारे के सारे एसेट्स आपको कहाँ ट्रांसफर करने का है? रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट वन, किसको छोड़ के? कैश बैलेंस को छोड़ के, क्योंकि कैश के लिए हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कैश अकाउंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर में आपको लिखना पड़ेगा टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, हाँ, और जितने भी एसेट्स है एक्सेप्ट कैश, सारे के सारे एसेट्स आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर देने का है। ऑन विच वैल्यू? बुक वैल्यू। आपको ये सारे के सारे एसेट्स कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करने का है? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देने का है। अब ये सारे के सारे एसेट्स आपने रियलाइजेशन के कौन से साइड में लिखे? रियलाइजेशन के डीआर साइड में लिखे। ठीक है, तो रियलाइजेशन के डीआर में लिखते समय आपने क्या किया, ये सारे के सारे एसेट अकाउंट क्लोज कर दिए और एसेट्स का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर में ट्रांसफर कर दिया। तो इसीलिए सन्ड्री एसेट्स की जनरल एंट्री क्या होती है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सन्ड्री एसेट्स एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड में ट्रांसफर किया आपने? डीआर में, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट्स डीआर टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट सीआर, या आप कंसर्न एसेट्स, मतलब जितने भी एसेट्स अकाउंट आपने क्लोज किए उतने लिख सकते हो। अभी इस क्वेश्चन में देखिए कितने एसेट्स है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, लैंड। तो आप तो या तो सारे एसेट्स की टोटल लिख सकते हो एंट्री में, या सारे एसेट्स के नाम लिख सकते हो, मशीनरी,
फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड वगैरह वगैरह पूरा लिख सकते हो। और इसका नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एसेट बेचने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। सर ये रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर करा, इतना तो समझ गया, पर ये एसेट्स अकाउंट सीआर में क्यों आए? देखिए एसेट्स को कंपलसरी कौन सा बैलेंस होता है, किसी भी एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, करेक्ट। ये देखिए एसेट्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस में सपोज मशीनरी के 30,000, अगर आपको अकाउंट क्लोज करना है तो मशीनरी अकाउंट के कौन से साइड में लिखना पड़ेगा, सीआर साइड में। तो यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन 30,000, और ये अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया, नील, क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसलिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट सीआर। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के पास चलेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, सन्ड्री लायबिलिटीज़, मतलब लायबिलिटीज़ पेड करने से पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके पास टोटल कितने के लायबिलिटीज़ हैं। सन्ड्री एसेट्स की तो जनरल एंट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी। अब सन्ड्री लायबिलिटीज़, सन्ड्री लायबिलिटीज़ का मतलब जितनी भी आपके लायबिलिटीज़ है वो पेड करने से पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कितने लायबिलिटीज़ है। क्वेश्चन में आपको लायबिलिटीज़ कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ साइड में। तो आपको क्या करने का है, रियलाइजेशन अकाउंट्स के सीआर में, रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में इसे लिखने का है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, और यहाँ पे लिख देने का है जितने भी आपकी लायबिलिटीज़ है, जैसे क्रेडिटर्स, यहाँ पे सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटीज़ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटीज़ आएंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ, ये लिख दिया। अब इसकी टोटल आपको क्या करने का, आउटर में जो कुछ भी आती है इसके टोटल लिख लेने का है। ठीक है, क्वेश्चन में इसकी पोस्टिंग ऐसे होगी, सन्ड्री एसेट्स की पोस्टिंग सिर्फ रियलाइजेशन के डीआर में, सन्ड्री लायबिलिटीज़ की पोस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में। अब इस ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री क्या होगी, इस ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड में आपने लिखा है, सीआर में। तो जनरल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट सीआर में आएगा। तो लायबिलिटीज़ को कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटीज़ को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपको लायबिलिटीज़ अकाउंट क्लोज करना है तो आपको लायबिलिटीज़ अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डेबिटेड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, कितने लायबिलिटीज़ अकाउंट आपने क्लोज किए, देखिए 3 अकाउंट्स क्लोज किए, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, बिल्स पेबल अकाउंट्स डीआर, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। ठीक है, ये होगी सन्ड्री लायबिलिटीज़ की एंट्री जब आपने सन्ड्री लायबिलिटीज़ सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, 2 एंट्रीज ऑलमोस्ट हमेशा हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एसेट रियलाइज। सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज़ की क्वेश्चन में सिर्फ एक पोस्टिंग होती है, लेजर फॉर्मेट्स में सिर्फ एक पोस्टिंग होती है। ठीक है, अब चलते हैं एसेट रियलाइज के ऊपर। एसेट्स रियलाइज का मतलब क्या होता है कि एसेट्स बेच के पैसे ले लेना, एसेट रिलीज कर देना, एसेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब जितने भी एसेट्स है आपको बेच देने का है, बेचने के बाद जो भी पैसा आता है उसके लायबिलिटीज पेड कर देने का। ठीक है, अब कितने एसेट्स आपने बेचे, कितने अपने एसेट्स आपने रियलाइज़ किए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में देता है कि आपने कितने एसेट्स रियलाइज़ किए। सपोज आपको बोला है कि आपने बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार और लैंड, ये चारों के चारों एसेट्स आपने बेच दिए। कौन से, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार एंड लैंड। तब क्वेश्चन में इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, देखिए सपोज आपको बोला है कि 4 एसेट्स आपने 3 लाख रुपए में बेच दिए। कितने लाख रुपए में बेच दिए, 3 लाख रुपए। तो आपके पास पैसा आ गया, करेक्ट। पैसा आने के बाद आपको कैश बैंक अकाउंट के कौन से साइड में रिकॉर्ड करने का है, डीआर में। अब देखिए कैश बैंक अकाउंट जो होता है उसके डीआर में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी, जो का आपका कैश अकाउंट का बैलेंस है। और वो बैलेंस आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना कैश दिया है, जो भी दिया है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि रिलेशन अकाउंट में जो भी आप एसेट्स ट्रांसफ़र करते हो वो सिर्फ और सिर्फ एसेट्स होने चाहिए एक्सेप्ट कैश। कैश को छोड़ के जितने भी एसेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर में जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी एसेट्स आपने बिजनेस में थे उनमें से बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार और लैंड, ये 4 एसेट्स आपने बेच दिए। कितने लाख में बेच दिए, 3 लाख में। तो इसका मतलब बिजनेस के पास से पैसे आया तो कैश अकाउंट्स के डीआर में एक रिकॉर्ड होगा। और एसेट्स बेचने के बाद फर्म को क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा, सीआर साइड में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट्स, और यहाँ पे लिखेंगे इन ब्रैकेट में एसेट रियलाइज्ड।
एसेट रियलाइज, यहाँ पे कितना लिख देंगे 3 लाख, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट के CR में, बाय कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट जो भी है, और यहाँ पे हम लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। आप चाहे तो यहाँ पे एसेट रियलाइज बोल के जितने भी एसेट्स है उसके सारे के सारे अमाउंट लिख सकते हो, जैसे कि 3 लाख, या पर्टिकुलर एसेट्स कितने रुपए में लिखा, हर एक एसेट्स का नाम लिख के टोटल आउटर में लिख सकते हो, ठीक है। पहली पोस्टिंग कैश बैंक अकाउंट के DR में हो गई क्योंकि हमारे पास पैसे आ गए, ठीक है। और दूसरे क्या हो गई कि रियलाइजेशन अकाउंट का CR इनकम है अपने लिए ट्रांजेक्शन, तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट के CR में चले गया। अदरवाइज अब ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल आपके पास एसेट्स का डेबिट बैलेंस था, एसेट्स भेज दिया तो एसेट का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट्स रियलाइज की जर्नल एंट्री एकदम ईजी है, सिंपल जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR, कैश बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। पैसे है इसलिए कैश बैंक अकाउंट DR में, और एसेट्स चले गए इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट CR, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब है लायबिलिटीज पेड। लायबिलिटीज पेड का मतलब क्या होता है कि आपको पैसे देने के बाकी है। कितने आउटसाइडर लायबिलिटीज, टोटल 3 लायबिलिटीज आउटसाइडर है, ठीक है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला है तो कंपलसरी एज इट इज जो बैलेंस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो अमाउंट दिया है वही अमाउंट कंपलसरी पेड करना पड़ेगा। आई रिपीट, आउटसाइडर लायबिलिटीज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है एडजस्टमेंट में, तो जो भी अमाउंट आउटसाइडर लायबिलिटीज की क्वेश्चन में बैलेंस शीट में उसी अमाउंट से आपको पेड करना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं कि बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पेड किया दोनों भी 20,000 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में पेड किया, 20,000 रुपीज़ में। अब बिजनेस में से कैश चला गया तो कैश बैंक अकाउंट के कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा, CR साइड में, ठीक है। और बिजनेस को क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ लायबिलिटीज पेड करने के बाद, तो रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड में आएगा, DR साइड में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट्स, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज पेड। लायबिलिटीज पेड के बाद जो भी आपका अमाउंट है, कितना बोला था मैंने 20,000, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 20,000। हाँ, और दूसरी पोस्टिंग कैश बैंक अकाउंट के CR में, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट इन ब्रैकेट लायबिलिटीज पेड, कितना 20,000। अब इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगी, एकदम इजी जर्नल एंट्री होगी। पैसे चले गए तो कैश बैंक अकाउंट CR में आएगा, लायबिलिटीज पेड कर दिया, आपको एक्सपेंस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट DR में। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट CR बीइंग लायबिलिटीज पेड, ठीक है। इजी है, ज़्यादा कुछ में इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। हाँ, 4 ट्रांजेक्शन हो गए, देखिए सेंड्री एसेट्स, सेंड्री लायबिलिटीज, एसेट रियलाइज, लायबिलिटीज पेड, ये 4 हो गए। अब नेक्स्ट आता है एसेट्स टेकन ओवर। अगर आपको याद होगा तो हमने हमारे पास मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, लैंड, ये 4 एसेट्स थे, ये 5 एसेट्स थे। इनमें से हमने मशीनरी नहीं बेचा था, बाकी सारे बेच दिए थे। अब मशीनरी की जो भी अमाउंट है एडजस्टमेंट में आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि ये एसेट्स हमने बेचा नहीं है, किसी पार्टनर ने टेकन ओवर किया है। मतलब पार्टनर क्या सोचता है कि वो जो एसेट्स है वो मुझको दे दो बजाय किसी और को बेचने के, मैं बिजनेस को पैसे दे दूंगा, तो उसे क्या करते हैं हम, एसेट्स टेकन ओवर कहते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना कि पार्टनर्स अगर कोई एसेट्स टेकन ओवर करता है तो उस पार्टनर्स के लिए वो अमाउंट एक्सपेंसेस होता है, करेक्ट। और देखा जाए तो वो उतने एसेट्स के अमाउंट पार्टनर बिजनेस को देना बाकी होता है। तो इस टर्म में हमको क्या करना पड़ता है कि पार्टनर से हम पैसे नहीं लेंगे, बिजनेस उसको जितना भी कैपिटल देना बाकी है, बिजनेस उस पार्टनर को जितना भी कैपिटल देना बाकी है, उस कैपिटल में से उस एसेट्स के अमाउंट बिजनेस माइनस कर लेगा और रिमेनिंग कैपिटल उसको दे देगा। मतलब अगर किसी पार्टनर को हम एसेट्स दे रहे और कैपिटल अकाउंट हमको डेबिटेट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल दिया जाता है, X, Y, Z, किसका कैपिटल कितना है, तो वो तो आप यहाँ पे लिख दोगे, बैलेंस BD बोल के सारे का सारा कैपिटल लिख दोगे। सपोज हम मान के चलते हैं कि X ने क्या किया है, मशीनरी टेकन ओवर किया है, X टुक ओवर मशीनरी, वो बोलता है कि वो मशीनरी बेच मत दो, मुझे दे दो, मैं खरीद लूँगा, ठीक है।
और एक्स का बिजनेस में कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ सपोज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 लाख रुपीज़। इतना क्लियर हो गया। अब वो मशीनरी की जो अमाउंट है वो है 30,000। मशीनरी की अमाउंट कितना है 30,000। तो अब बिजनेस क्या बोलेगा एक्स को, एक्स देख बिजनेस तेरे को 1 लाख रुपए देना बाकी है और तू बिजनेस से 30,000 की मशीनरी ले रहा है, तो अब हम तुम्हें 1 लाख रुपए नहीं, हम तुम्हें सिर्फ कितना देंगे 70,000 देंगे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, इस 1 लाख को 70,000 नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट को रिवर्स इफेक्ट में डाल देंगे। इसका मतलब उसके लिए वो अमाउंट डेबिटेड कर देंगे। अब देखिए 30,000 की मशीनरी एक्स परचेस कर रहा है, बिजनेस में से टेक ओवर कर रहा है, तो उसके लिए वो अमाउंट क्या होगी, एक्सपेंसेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे इन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा टेकन ओवर मशीनरी, TO मशीनरी 30,000, मतलब उसके लिए वो एक्सपेंसेस है, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया, डेबिटेड किया। बिजनेस में से क्या चला गया, 30,000 बिजनेस का इनकम हुआ, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए देना बाकी था, अब सिर्फ 70,000 देना बाकी है उसको, और बिजनेस में से मशीनरी चली गई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के CR में बाय एक्स कैपिटल अकाउंट्स, एक्स कैपिटल अकाउंट टुक ओवर मशीनरी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्स कैपिटल अकाउंट टुक ओवर मशीनरी 30,000। एक बात क्लियर कर लो, अगर बिजनेस ने एसेट्स बेच भी दिया या किसी पार्टनर ने एसेट्स टेकन ओवर कर लिया, बिजनेस का तो फायदा होना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के CR में आएगा। अगर एसेट्स बेच दिया तो जनरल एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। अगर पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इसकी जनरल एंट्री लिख देंगे। जनरल एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट्स CR। ठीक है, ये देखिए ये एंट्री है एसेट्स रियलाइज की और ये एंट्री एसेट्स टेकन ओवर की। ठीक है, तो इस एंट्री में देखिए कैश बैंक DR में आया, रियलाइजेशन CR में आया, और इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट्स DR में आया, रियलाइजेशन अकाउंट CR में आया। मतलब अगर एसेट्स बेच दिया तो भी बिजनेस का फायदा है, एसेट्स टेकन ओवर हो गया तो भी बिजनेस का फायदा ही है। इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, एसेट्स बेच दिया तो कैश बैंक DR में आएगा, एसेट्स टेकन ओवर हो तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट DR में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लायबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है, लायबिलिटीज टेकन ओवर का मतलब क्या होता है कि जितने भी बिजनेस लायबिलिटीज पेड करने का था उनमें से अभी देखिए हमको कितना लायबिलिटीज पेड करने का था, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, और उन 3 लायबिलिटीज़ में से आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 लायबिलिटीज़ हमने पेड कर दी, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब कौन सा बाकी, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को जितना भी अमाउंट देना बाकी होता है वो अमाउंट कोई पार्टनर टेक ओवर करता है। मतलब वो क्या बोलता है कि क्रेडिटर्स, आई नो द क्रेडिटर्स, मुझे क्रेडिटर्स मालूम है, तो जितना भी अमाउंट क्रेडिटर्स को देना है उतनी अमाउंट आप मुझे दे दीजिए, मैं उस क्रेडिटर को दे दूंगा। इसका मतलब वो क्या करता है, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म वो जिम्मेदारी लेता है कि लायबिलिटीज पेड करने की। इसका मतलब उस टर्म को हम बोलते हैं लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब देखिए अगर बिजनेस ने ऐसे डिसाइड किया है कि जो क्रेडिटर्स की जो लायबिलिटी थी वो वाई टेक ओवर कर लेगा। अब हमको क्रेडिटर्स को पेड करने का था 50,000, सपोज क्रेडिटर्स को हमको 50,000 पेड करने का था, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि वाई हम तुझे पहले से 2 लाख कैपिटल देना बाकी है सपोज, तो अब हम तुझे एक्स्ट्रा 50,000 दे देंगे, तू क्या कर वो 50,000 लेके क्रेडिटर्स को दे दे। मतलब अब इस सिचुएशन में क्या करेगा बिजनेस, वाई को एक्स्ट्रा 50,000 देना बाकी, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिटेड कर देगा 50,000 से। क्लियर। एक बात ध्यान से सुनना, अगर किसी पर्सन को बिजनेस ने खुद होके लायबिलिटीज पेड कर दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट DR और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट CR, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिटेड होगा और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिटेड होगा। अगर किसी बिजनेस ने पार्टनर को पैसे दे दिए और पार्टनर्स को कहा कि जाके तू उस थर्ड पर्सन को दे दे, तो इसका मतलब बिजनेस ने किसी पार्टनर को कहा है कि तू लायबिलिटीज टेकन ओवर कर, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट DR में जाएगा। जो इफेक्ट हम कैश बैंक अकाउंट के CR में दे रहे थे, अब वही पैसा हमको किसको देना है, वो पार्टनर को देना है। मतलब ऑन बिहाफ ऑफ फर्म वो पार्टनर दे देगा। तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। अब ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड कैसे होता है देखिए, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा टू
एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है लाइबिलिटीज पेड करने की, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, सॉरी वाई कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पे लिख देंगे इन ब्रैकेट लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज पेड, करेक्ट। लाइबिलिटीज पेड लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000 सपोज, हाँ। और दूसरी पोस्टिंग जाएगी कैपिटल अकाउंट के CR में बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स लाइबिलिटीज टुक ओवर, कितना 50,000। एक बात क्लियर कर लो, अगर बिजनेस ने खुद होके थर्ड पर्सन्स को पैसे दे दिए, जैसे कि अब देखिए हमारे पास 3 लाइबिलिटीज़ थे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इनमें से हमने क्या किया, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट वालों को हम खुद पैसे दे के चले गए, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या की हमने, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू कैश बैंक अकाउंट CR। और जो क्रेडिटर्स को पैसे देने के थे वो पैसे हमने किसको दे दिए, वाई को, और वाई को कहा कि तू जाके उस क्रेडिटर्स को पैसे दे दे। इसका मतलब वाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट सेम डेबिटेड होगा, क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंस हो रहा है। पहले की सिचुएशन में बिजनेस में से कैश चला गया था तो कैश बैंक अकाउंट के CR में लिखा था। इस सिचुएशन में हमने वो सारा पैसा किसको देना बाकी है, वाई के कैपिटल को, वाई कैपिटल अकाउंट्स को देना बाकी है। तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू वाई कैपिटल अकाउंट CR। अब इसकी जनरल एंट्री भी क्या होगी, सेम जो हमने पोस्टिंग की। पोस्टिंग क्या की हमने, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिटेड किया, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू वाई कैपिटल अकाउंट CR, वाई कैपिटल अकाउंट CR। गॉट इट, इतना तो क्लियर हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट बारी आती है रियलाइजेशन का प्रॉफिट की और रियलाइजेशन की लॉस की। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस की एग्जैक्ट आपको बाय रेशो वगैरह अगर समझने का है तो इलस्ट्रेशंस तक वेट कीजिए, 2-3 दिन में इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इस मेथड से आपको बोलना चाहूँगा तो शॉर्ट में बता दूंगा। देखिए अब रियलाइजेशन अकाउंट की CR की टोटल आपको कितना दिख रही है, 3,30,000, करेक्ट। 3,30,000 में से आपको बस क्या करने का है, ये DR की अमाउंट माइनस कर दे रही है। DR में कितना है, 20, 50, 70,000। अगर हम 3,30,000 में से 70,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 2,60,000। अब ये 2,60,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो अब ये प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे आपको लिखना है टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना, 2,60,000। अब ये 2,60,000 आपको क्या करने का है, XYZ को उनके रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करने का है। उनके रेशो से डिस्ट्रीब्यूट अगर आपने किया और तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट आपको कहाँ दिख रहा है, रियलाइजेशन के DR में दिख रहा है प्रॉफिट। तो जनरल एंट्री में क्या होगा, एंट्री भी लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको XYZ उनके रेशो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रॉफिट की पोस्टिंग कहाँ जाएगी, एज वेल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR में। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू XYZ कैपिटल अकाउंट CR, यही होगी रियलाइजेशन प्रॉफिट की एंट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू XYZ कैपिटल अकाउंट CR। अगर सपोज हमने माना कि इस प्रॉब्लम में लॉस हुआ तो लॉस होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड होगा। और लॉस होने के बाद रियलाइजेशन की कौन सी साइड ज़्यादा आएगी, DR साइड। तो आपको लॉस कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। या लॉस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। तो लॉस जितना भी लॉस हुआ पार्टनर्स कैपिटल के DR में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, XYZ कैपिटल अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। तो यहाँ पे लॉस की भी एंट्री लिख देता हूँ मैं, XYZ कैपिटल अकाउंट DR टू XYZ कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने बेसिक एंट्रीज रिवीजन कर लिए थे। आपको ये बस यही एक्सपेक्टेड है कि ये वीडियो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देख लीजिए ताकि सारे के सारे आपके डाउट्स सॉल्व हो जाए। और कम से कम आपने इस वीडियो में 10 में से 6 मार्क्स कवर कर लिए। अगर जो भी मैंने बताया आपको और अगर आपको समझ में आया तो आपने ऑलमोस्ट 6 या 7 मार्क्स कंप्लीट कर लिए। 3 मार्क्स रिमेनिंग कहाँ रह गए, बस आपको ये अकाउंट्स क्लोज करके फाइनल सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करते वो बताने का। एक बार वो आपने सीख लिया तो ऑलमोस्ट हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल है। जैसे कि आपको पता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज़ पेड करना पड़ता है। ठीक है, और उस एसेट्स बेचने के चक्कर में और लाइबिलिटीज़ पेड होने के चक्कर में बिजनेस को कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो उस एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन
उस एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आपको बस फाइंड आउट करना है कि इस डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पोस्टिंग्स कहाँ पे होगी, ये आपको फाइंड आउट करके आपने अपने मन में रखना है, और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू विल ऑल गेट इट। जो भी मैंने सीखा आपको समझ में आएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल से जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। कुछ दिनों बाद जैसे ही हम 1-2 इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको 9 एंट्रीज बताया, और कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ जाएगा और कुछ 5 से 6 एडवांस लेवल के एंट्रीज हम देख लेंगे। तब तक के लिए जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आज का वीडियो बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस डिसोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल एंड अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोस DA2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड। प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बनो। कहना कितना आसान है, अगर करना बहुत मुश्किल है। पर एक बात बताता हूँ, अगर कोई काम मुश्किल नहीं है ना, तो उसको पाने का मज़ा भी नहीं है।